contact at origin and it is pointing towards positive x-axis, and it is pointing towards positive x-axis. Okay, then find out net electric field. Then find out net electric field at point 1, 1. Then find out net electric field at point 1, 1. Take the dipole moment as P. Take the dipole moment as P. And also comment on the direction of net electric field. Also comment on the direction of net electric field. Also comment on the direction of net electric field. Okay, now proceed. ओरिजिन पे रखा हुआ है सर, क्या मतलब उसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे, तो 2a होगा उसका सेंटर ओरिजिन पे। क्या दूर से बोल रहा है, मन में मत बोलो। अच्छा, √5 kp आंसर बता रहा है, ठीक। और हैंग डायरेक्शन किधर है? हाँ, तो कैसे बताएंगे एग्जाम में आ गया तो? पॉजिटिव एक्स के साथ बताना होता है कितना एंगल 45 आ गया रिजल्टेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। ये भी पूछा जा सकता है कि वहां पे कोई चार्ज रख दिया तो किधर वो जाएगा आफ्टर रिलीजिंग, है ना? तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग जिधर जाएगा उधर ही नेट फील्ड होगा। आ गया सबका? 1,1 पे बता, ये डायपोल है, ये इसका सेंटर है, इस लोकेशन पे बता। कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू? 1 और 1 क्या 45 हो गया? 45 थी। तो आपको अभी पता, अभी निकाला फॉर्मूला हमने। ई नेट कितना आएगा बताओ? kp बाई, बोलो जी, r क्यूब अंडर रूट में क्या होगा? 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 45 1 बाई √2 का स्क्वायर 1 बाई 2, क्या हो जाएगा ये? kp बाई r क्यूब अंडर रूट में क्या आएगा बताओ? 2 प्लस 3 क्या होगा? 5 बाई 2, ये हो जाएगा 5 बाई 2 kp बाई r क्यूब। ये यार, यस सर, ये। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा? देखो आप, डायरेक्शन एक फील्ड इधर आने वाला था, एक इधर आने वाला था। हाँ, तो याद करो, हम जो tan अल्फा निकालते थे वो कितना आता था? tan थीटा बाई 2। tan 45 कितना हो गया? 1 बाई 2। तो अल्फा कितना हो गया? 12/4। tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। तो आंसर यही होगा या कुछ और होगा? और तुमसे बोलते हैं डायरेक्शन बताओ। हाँ, थीटा x के साथ लेते हैं तो प्लस आ जाएगा आपका 45। तो आंसर क्या होगा फाइनली? 5/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। x के साथ देखा ना, वो तो अलोंग द लाइन आया है, आया ना? यस, वैसे आप ट्राई कर सकते हो। क्या हो गया? बताओ मुझसे बात करो।
जोड़ने में दिक्कत है। सही ये उसके बीच का डिस्टेंस होगा, 0 से 1 का डिस्टेंस रूट 2 हो जाएगा। तो r क्यों कहेंगे तो अच्छा आर की वैल्यू भी रखेंगे आराम से। बोल तो अरे ठीक है सर यहाँ पे वैल्यू रख दो आर की वैल्यू। हाँ आर रूट 2 हो जाएगा, वहाँ पे पुट करो। मैंने केपी बाई आर की फॉर्म में निकाल दिया है ना। आर कितना हो जाएगा रूट 2, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे आया समझ में। अब अपन बात करेंगे पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो अगला लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो सी फील्ड हो गया, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अब अगला लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। तो एक काम करें, जनरल पॉइंट में निकाल लें, उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, है ना, थीटा को चेंज करके, या अलग अलग निकाल लें, बताओ। सही जनरल पॉइंट में निकाल देंगे। एक ऐसा करो, ऑन द एक्सिस के बदले जनरल पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द जनरल पॉइंट, वहां से निकालेंगे, फिर थीटा को चेंज करके निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, है ना। ये निकल गया तो बाकी कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। वही सेम काम है, यहाँ डाइपोल है आपका, और सेंटर से थीटा एंगल पे इस डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। यस और नो? तो अपन क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट कर सकते हैं। इसके लॉन्ग कितना आएगा p cos थीटा, और इसके लॉन्ग कितना आएगा p sin थीटा। p cos थीटा पे क्या आएगा p sin। और लॉन्ग लेंथ हो गया p cos थीटा, और परपेंडिकुलर में क्या होगा p sin थीटा। तो p sin थीटा का कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस वाले पॉइंट पर? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि आप ध्यान देखो q और माइनस q और इक्वेटोरियल पॉइंट भी का सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। किसका केवल किसका बचेगा? p cos थीटा। तो अगर आप यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, मतलब kq बाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं ना। वहां पे क्या किया था बताओ, जो अपन फर्स्ट डेरिवेशन किया था उसमें फर्स्ट टर्म क्या आया था, कॉपी में देखो, r प्लस a का क्या था स्क्वायर, उसमें क्या था r माइनस a का स्क्वायर। पोटेंशियल जब लिख रहे होंगे तो स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? केवल r प्लस a, और दूसरा भी r माइनस a। सिंपलीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ऊपर क्या बच रहा होगा? 4 फॉर्म में। फाइनली क्या बचेगा? वो kp बाई r स्क्वायर बचेगा ना। तो p की जगह पे क्या लिखते हैं? kp cos थीटा बाई r। तो देखो ये जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। जो डेरिवेशन किया था ना उसी में आप क्यूब की जगह पे सॉरी स्क्वायर की जगह पे केवल वो वैल्यू रख दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि क्यू अपॉन पहला वाला पॉइंट में क्या था बताओ? r प्लस a, और दूसरे में क्या था? kq अपॉन r माइनस a। अगर आप यहाँ पे kq को बाहर निकालोगे, ये क्या बनेगा? r माइनस a माइनस क्या हो जाएगा? r माइनस a। सही लिखा है क्या? और नीचे में क्या होगा? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a को हटा दो और हाँ साइन वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो देखो डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक किया है। इधर क्या p cos थीटा था, ये क्या था? p sin थीटा। p sin थीटा की वजह से यहाँ पे फील्ड हमने पढ़ा था कि अपोजिट में आ रहा था। अगर मैं कोई भी डाइपोल रखूं, जैसे कोई डाइपोल है q और यहाँ पे लिखूं माइनस q, इसकी वजह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूं, ये का इक्वल डिस्टेंस है और ये भी इक्वल डिस्टेंस है, तो kq बाई r होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 होता है। तो p sin थीटा कोई रोल नहीं है, किसका रोल आएगा? केवल p cos थीटा। कितना आएगा? kp cos थीटा बाई r, ठीक है। अब थीटा को यहाँ पे 0 रख दो तो एक्सिस पे हो जाएगा। cos 0 क्या हो गया? और थीटा को 90 रख दो तो 0 आएगा। तो आप यहाँ से कोई भी जनरल थीटा के लिए बता दो।
दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। तो फील्ड का आ गया, पोटेंशियल का आ गया, अब इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी मिल जाएगा और फोर्स मिलता है। कर सकते क्वेश्चन आया ना? यस सर। चलो फिर आगे अगली वाली क्लास में कितना टाइम बचे? क्वेश्चन करा दूंगा इस पे। फिर डिफिकल्ट सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे डाइपोल पे। लेकिन अभी ये करनी पड़ेगी, नॉन इन्फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट आप लिख लो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट लिखो अगला टॉपिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान सुनना, ये सब क्वेश्चंस आएंगे इसी पे ना। अगर एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, बना ले फिगर, फिर देखते हैं। देखो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और केस नंबर 1 लिख लेना, जब डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। केस 1, जब डाइपोल वेक्टर किधर है, पैरेलल है इसके, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा डाइपोल पे? इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा बताओ? Q into E। और इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा? Q into E। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट टॉर्क कितना होगा? 0 ही होगा। देखो पहले केस में नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। फर्स्ट केस में जब यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल होगा टाइप, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। ठीक है, यस अच्छा, अगर एंगल पे रख दे तो फोर्स 0 है, तो क्या होता है कि मैथ्स वाले ऐसा कर सकते हैं R क्रॉस P, मतलब A क्रॉस P। देखो बताता हूँ, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस। अब इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा? राइट साइड, राइट में। इस पे किधर लग रहा होगा? नेट फोर्स अभी भी क्या है? 0। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। देख लो इस चीज को, सेकंड केस में नेट फोर्स विल बी 0 बट नेट टॉर्क विल नॉट बी 0। नेट फोर्स is 0 but net torque is not 0। यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपका माइनस Q है, ये डिस्टेंस आपका 2a था। एक फोर्स इधर लग रहा है 2e और एक फोर्स इधर लग रहा है 2e। ठीक है, और हमें टॉर्क निकालना है। देख सकते हैं ना, यस और नो? नेट फोर्स क्या है बेबी? 0, नेट टॉर्क 0 नहीं। ठीक है, तो आप बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? चलिए रटा हुआ मत बताओ कैसा है पी। फोर्स इनटू लेंथ आर वेक्टर है, Q into A और दूसरा भी Q into A, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। अरे ये तुम बताओ कितना नेट टॉर्क लग रहा हो? से पहले पहले
अगर हम QE देखें और R जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो A होगी और उसका साइन कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर में, तो 2 मतलब एक के लिए आ जाएगा A इंटू क्यू इंटू ई, और इसके लिए कपल फोर्स हो जाएंगे, तो दोनों का ऐड करके 2 ई लगता है। 2 ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर फ्री टू मूव है तो किसके अबाउट मूव करता है वो? सेंटर ऑफ मास। तो आपको कैसे पता कि सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल मिडिल में होगा? क्योंकि मैंने 4 सेम बोला था, मास सेम होना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं तुम्हें समझना, मैं क्या बोला समझ में आया? हाँ। मासेस सेम हो जरूरी, डाइपोल के लिए हमने चार्ज की बात की है, मास सेम हो जाता ऐसा तो नहीं बोला ना। तो दोनों के मास सेम होंगे तो किसके अबाउट घूमेगा वो? सेंटर ऑफ मास। और मास सेम नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कोई अलग लोकेशन पे होगा। लोगों को समझ में आया मैं बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो, ध्यान सुनना। जैसे मान लो इसका मास अलग अलग है, मैं m1 बोल दूं, इसको m2 बोल दूं, और सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, ये डिस्टेंस r1 होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? r2। r1 कैसे निकालते थे? ये पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास। r1 कैसे निकालते हैं बताओ? दूसरे का मास इनटू कंप्लीट डिस्टेंस अपॉन के m1 प्लस m2। और r2 कैसे निकालते हो? पहले का मास इनटू r अपॉन क्या करोगे? m1 समझ में आया कैसे निकालते हैं? अब आप अगर टॉर्क लिखते हो, ध्यान सुनना मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझोगे तभी आप अच्छे सवाल में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप p क्रॉस की रट लोगे तो वहां जाके अच्छा सवाल आएगा, क्लीन बोल्ड हो जाओगे ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको जो भी अगर मान लो थीटा एंगल रखा हुआ था, कितने रखा हुआ था? थीटा। अब आप टॉर्क बताओ, ये टॉर्क किधर होगा? Q into E क्या पेपर के इनसाइड है, और ये भी किधर है? इनसाइड। क्या दोनों ऐड हो रहे होंगे? तो ध्यान सुनना, Q into E डिस्टेंस क्या हो गया पहले का? r1 sin थीटा आया ना, और दूसरा ऐड कर दो, क्या हो जाएगा वो? Q into E r2 sin थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे Q क्या बाहर आ गया? QE sin थीटा बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा? r1 plus r2। r1 plus r2 किसके बराबर है? r के बराबर है। r1 plus r2 ये तो r के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Q into r into क्या लिखा? E sin थीटा। तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, चाहे वो मास सेम हो या ना सेम हो, तो हम सॉल्व कर रहे हैं कि वो r आ रहा है। अरे यस और नो, r1 r2 को जोड़ेंगे तो r ही बन रहा है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Q into r क्या लिखा हुआ है? P। ये क्या बन गया तुम्हारा? Pe sin थीटा। यानी मास सेम हो या ना हो, टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आएगी। कितनी आएगी? P sin थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? P क्रॉस E। P क्रॉस E आएगा ना। तो कंफ्यूजन, मान लो मास सेम दिया है, कभी ऐसा लगता है मास सेम हो या नहीं हो तो भी टॉर्क क्या है? कांस्टेंट है, P क्रॉस E। तो लिख लो इस चीज को, ये भी लिख लेना पूरी कहानी, इसका रोल आ सकता है अच्छे सवाल में। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चे हैं ना, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मुझे सेम नहीं लग रहा था। कुछ बच्चे अच्छे हैं, अच्छे मतलब सारे बच्चे अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई में की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ बच्चे